नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। समय का सही उपयोग ही सबसे बड़ी विजय है। जो समय की कदर करता है वो हर चुनौती को पार कर सकता है। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है समय के मूल्यों को समझें। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने देखा है दुनिया के अधिकांश लोग समय के मूल्यों को नहीं समझते हैं। समय के मूल्य को समझने वाले लोग निश्चित समय के अंदर ही अपना कार्य पूरा करने की कोशिश करते हैं और ये लोग ही विजेता भी बनते हैं। याद रखें, जीतता वही है जो समय की कीमत को समझता है और निश्चित समय सीमा में ही कार्य करता है। मैं यहाँ एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। जय पढ़ रहा था। माँ ने 2 से 3 मिनट बार जय पर प्रेशर बनाया कि वह खाना खा ले, वरना वह बाजार चली गई तो वह भूखा ही रह जाएगा, क्योंकि बाजार से वापस आने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। जय ने माँ की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो माँ ने जय को झिझोड़ते हुए कहा, हाँ या नहीं बोलता क्यों नहीं? क्या तुझे सांप सूंघ गया है? जय सिर पर हाथ रखकर कुछ सोचते हुए बोला, माँ समझती क्यों नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। इस समय मैं खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। वह भला क्यों? माँ ने आश्चर्य करते हुए पूछा तो जय बोला, भोजन से कहीं अधिक मूल्य समय का है माँ। अच्छा, तू इतना बड़ा हो गया कि हमें समझा रहा है। खाना खा ले तब पढ़ना। माँ ने फिर वही बात दोहराई। जय बोला, माँ मुझे 1 घंटे के बाद स्कूल जाना है। आज इंग्लिश का पेपर है। मैं खाना खाने में 1 घंटा लगा दूंगा तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। स्कूल से वापस लौटने के बाद मैं खाना खाऊंगा। यह कहकर जय ने खाना खाने से मना कर दिया। यहाँ पर खाना और समय 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और यह दोनों ही शब्द मनुष्य के लिए कीमती हैं। जय का कहना है कि उसके पास बस 1 घंटे का ही समय है। वह चाहे 1 घंटा पढ़कर परीक्षा की तैयारी कर ले या फिर बैठकर खाना खा ले। मैं दावे के साथ कहता हूँ, भोजन और समय में से अगर व्यक्ति को किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए तो व्यक्ति भोजन को ही चुनेगा। समय के विषय में गलती से भी नहीं सोचेगा। माँ गुस्सा हो गई और चीखती हुई बोली, बेटा साल भर से तो पढ़ ही रहा है, आज 1 घंटा नहीं पढ़ेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? चुपचाप खाना खा ले, नहीं तो फिर मुझे कुछ ना कहना, कहकर माँ पड़ोस में चली गई। जय ने भोजन नहीं किया, चुपचाप स्कूल ड्रेस पहनी। जितना समय था उतनी देर तक पढ़ने के बाद स्कूल के लिए रवाना हो गया। जब रिजल्ट आउट हुआ तो जय खुशी के मारे बाग बाग हो गया। उसने स्कूल में टॉप किया था। माँ अब समझ गई थी कि भोजन से अधिक पढ़ना उस समय जय के लिए आवश्यक था। मैं यहाँ यह बात इसलिए लिख रहा हूँ कि अक्सर ही व्यक्ति समय को महत्व तो देते हैं, पर कौन सा कार्य समय के लिए महत्वपूर्ण है इसका निर्णय नहीं कर पाते। जय ने भोजन व पढ़ाई में से पढ़ाई को महत्व दिया। उसके पास केवल 1 घंटे का समय था। वह चाहे इस समय को खाने लगा दे या पढ़ने में। माँ तो चाहती थी कि जय पढ़ाई ना करे, भोजन करे, क्योंकि माँ की नज़र में भोजन का अत्यधिक महत्व था। लेकिन जय की सोच माँ से बिल्कुल ही अलग थी। उसे इस बात का ज्ञान था कि भोजन तो वह रोज ही करता है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन आज जो 1 घंटे के बाद इम्तिहान है, वजह उसके जीवन में आज के बाद फिर कभी नहीं आने वाला। आज उसे स्वयं को साबित करना और इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को ही प्राथमिकता देनी होगी। मनोवैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि किस समय कौन सा कार्य जरूरी है। इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है और जिनको इन बातों का ज्ञान होता है वह जीवन में कभी मार नहीं खाते हैं, अर्थात वे पग पग पर सफलता का मुंह देखते हैं। आप समय के साथ साथ कार्य को भी महत्व दें और प्राथमिकता के आधार पर ही कार्य का चुनाव करें। मान लीजिए आप सुबह के समय जल्दी उठकर नहाते धोते नहीं हैं और यह कार्य शाम को करते हैं, तो आपकी क्या पूरी दिनचर्या गड़बड़ा नहीं जाएगी? आप रात को जागने और दिन को सोने के लिए चुनते हैं, तो क्या आप इसका असर आपके स्वास्थ्य तथा कैरियर पर नहीं पड़ेगा? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि केवल समय को ही महत्व देना जरूरी नहीं है, बल्कि कार्य को भी समझना जरूरी है।
आइए इस बात को मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। रोहन दफ्तर के लिए तैयार हो रहा था। अनीता ने आकर कहा, दफ्तर के लिए तैयार हो रहे हो? हाँ, कोई बात हो तो कहो, रोहन ने सवाल कर दिया। अनीता बोली, टिंकू के स्कूल में आज पीटीएम है। मैं चली जाती हूँ, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम उसके स्कूल चले जाओ। और मैं ऑफिस ना जाऊँ? रोहन ने सवाल कर दिया। ऑफिस तो रोज़ जाते ही हो, आज मेरे लिए टिंकू के लिए छुट्टी ले लो। स्कूल से लौटने के बाद मुझे डॉक्टर से दिखा देना। कमर दर्द रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। अनीता एक सांस में ही सरासर लेकिन शालीन अंदाज में बोली। रोहन को मन ही मन गुस्सा तो आया, पर वह गुस्सा भी गया और टिंकू के साथ चुपचाप स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल से जब लौटा तब अनीता को डॉक्टर के पास ले गया। अनीता जब डॉक्टर के क्लिनिक से घर लौटी तो रोहन के गले में बाहें डालते हुए बोली, तुम एक अच्छे पति हो, बेटे को महत्व दिया, फिर मेरे दर्द को समझा और मुझे डॉक्टर के पास ले गए। रोहन हल्की मुस्कान होठों पर बिखेरते हुए बोला, देखो, उतना अच्छा मैं नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। वह तो तुमने इतने अच्छे लहजे में बात ही कही कि मुझे तुम्हारा आग्रह मानना पड़ गया। जाने अनजाने में जो मैंने किया वह वास्तव में ही सही है। कार्य को लोग अपने बच्चों या पत्नी से अधिक बड़ा मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अनीता आंखें नचाते हुए बोली, कार्य तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यह देखना जरूरी होता है कि कौन सा कार्य जरूरी है और कौन सा अभी उतना जरूरी नहीं है। तुमने मुझे डॉक्टर को दिखाया, टिंकू के साथ उसके स्कूल गए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, टिंकू को भी अच्छा लगा, लेकिन आज तुम ऑफिस नहीं जा पाओगे। ऑफिस आज जाना चाहता भी कौन है? आज टिंकू के स्कूल की छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है और तुम भी मूड में हो, खुश हो तथा हम सब पर ही मेहरबान हो। तो क्यों ना हम सब आज के इस हसीन मौके का लाभ उठाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आज हम ऐसा क्या करने वाले हैं? अनीता ने जानना चाहा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस रेस्टोरेंट तक जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और फिर तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे। रोहन यह कहते कहते मुस्कुरा पड़ा। रोहन की तरह क्या सारे पति होते हैं? नहीं, गिनती के ही ऐसे पति होते हैं जो अपने दफ्तर, दुकान या फैक्ट्री के आगे घरेलू समस्याओं को भी तरजीह दे सकें। जो पुरुष सिर्फ घर के बाहर के कार्यों को ही करते हैं और घरेलू कार्यों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, उनके घरों में या उनकी पर्सनल लाइफ में जरा झांककर तो देखिए, आपकी आंखें तुरंत ही खुल जाएंगी। उनके घरों में नकारात्मक ऊर्जा का फैलाव होता है। उनकी पर्सनल लाइफ में बहस, झगड़े और बदले की भावना का फैलाव होता है। आपको स्वयं को बदलने की ज़रूरत है। मुझे मालूम है, आप शाम को घर पहुंचते हैं तो आपसे आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स अवश्य ही कोई ना कोई कार्य करने को कहते होंगे और आप सबकी बातें अनसुनी कर बस इतना ही कहते होंगे कि मेरे पास तुम्हारे फिजूल के कार्यों के लिए टाइम नहीं है। एक तो इन सब के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करो, ऊपर से घर आओ तो इनके हुक्म बजाओ। मुझे नहीं किसी की सुनना। क्या आपको नहीं लगता है कि आज घर घर में जो महाभारत सा छिड़ा है, आपस में जो स्पेस है, वह किसी के साथ दिल से ना जुड़ पाने का नतीजा है। आप स्वयं को बदलें, दूसरे अपने आप ही आपके अनुकूल बदल जाएंगे। यह कुदरत का नियम है। कुदरत भी मौसम के हिसाब से अपने आप को बदलती रहती है। मनुष्य ही मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने पहनावे, अपने भोजन तथा अपनी जीवन शैली में बदलाव लाते रहते हैं। आप स्वयं को प्रतिदिन पल पल बदलते रहते हैं। यह दिगर बात है कि आपको इस बात का बोध नहीं होता है। आइए अपनी बात को मैं विस्तार से समझाता हूँ। देवेन ने राधा से कहा, राधा, आज मूली वाला पराठा खाने की इच्छा है। राधा ने अपनी बात मनवाने का अच्छा मौका देखा। वह मुस्कुरा पड़ी और बोली, मुझे 2 दिन के लिए मायके भेज दो ना। ठीक है, चली जाना। देवेन ने झट से स्वीकृति दे दी। वैसे राधा पिछले 10 दिन से उसके मायके जाने की इजाज़त मांग रही थी, लेकिन देवेन यह कहकर टाल देता था कि यहाँ के काम कौन करेगा। क्या आप बता सकते हैं कि देवेन ने आज एक बार के कहने में ही राधा को मायके जाने की अनुमति कैसे दे दी?
राधा से वह अपना मनपसंद खाना मूली का पराठा बनवाना चाहता था। राधा पिछले 10 दिनों से उस पर खफा थी और उसकी पसंद का कोई भी खाना नहीं बना रही थी। जब देवेन ने मुंह खोलकर मूली का पराठा खाने की बात कही तो राधा को अपनी बात कहने का मौका मिल गया। देवेन को यह अच्छी तरह से पता था कि पसंदीदा भोजन करना है तो राधा की बात माननी पड़ेगी, उनकी इच्छाओं और ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसने अगले पल ही राधा को मायके जाने की अनुमति दे दी। अब आप ही देखिए दोनों कैसे पल भर में ही बदल गए। अकड़ू देवेन आए दिन जब रुचि के विपरीत भोजन करने लगा तब उसके दिमाग में एक बात अच्छी तरह से आ गई कि अपनी पसंद को मनवाने के लिए दूसरों की पसंद को भी मानना जरूरी है। फिर उसने राधा को मायके जाने की स्वीकृति दे दी। राधा ने झट से मूली का पराठा तैयार कर दिया। क्या है कि ज़िंदगी अपने आप में बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है। इसको ठीक से वह ही लोग समझ पाते हैं जो पल पल बदलने में निपुण होते हैं। जो बदल नहीं सकते और वह भी सामने वाले के हिसाब से बदल नहीं सकते, उनके लिए वास्तव में ही जीवन कठिन है और कांटों से भरा है। जिनमें ईगो प्रॉब्लम आती है, जो अकड़ू होते हैं, जो स्वार्थी और अवसरवादी होते हैं, उनका जीवन असहज होता है। उनके साथ किसी का भी रिश्ता सहज नहीं होता है। आप किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले स्वयं को बदलें, और जब आपको लगे कि यहाँ पर फला आदमी के लिए स्वयं को बदलने पर लाभ होने वाला है तो ज़्यादा सोच विचार ना करें, फौरन ही स्वयं को बदलने का प्रयास करना शुरू कर दें। वैसे लिखना आसान है कि स्वयं को बदलना सीखें, लेकिन ये व्यवहारिक जीवन में बहुत ही कठिन है। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रत्येक पुरानी आदतों के साथ समय को बदलता है तब वह अपने आप से भी अजनबी हो जाता है। वह स्वयं को ठीक से पहचान नहीं पाता है। आपने देखा भी होगा या फिर मैंने भी देखा है, जब कभी कोई व्यक्ति अपने सिर के बाल, मूछें तथा दाढ़ी यह तीनों एक साथ मुंडवा देता है तब वह खुद स्वयं का चेहरा पहचान नहीं पाता है, अर्थात उसका अपना ही रूप अपरिचित सा लगता है और दोस्त मित्र भी उसे बहुत गौरव से देखने के बाद ही पहचान पाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वयं को बदलना किसी भी दृष्टि से इतना आसान नहीं है, लेकिन यह भी कड़वा सच है कि आप स्वयं को नहीं बदलेंगे तो आपको अपने ही लोग लूट लेंगे। मेरी बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं। मीना एक प्राइवेट कंपनी में सर्विस करती थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही उदार हृदय की थी। परिवार के प्रत्येक सहृदय की आर्थिक मदद करती रहती थी। मीना के मन में अपने परिजनों के प्रति हमदर्दी और सहानुभूति थी। वह निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करती थी, लेकिन उसके परिजनों में से कुछ ऐसे भी थे जो उसको मूर्ख और जाहिल मानते थे। मीना को उनकी सोच का ज्ञान नहीं था। एक दिन जब वह ऑफिस से घर लौटी तो बरामदे में आते आते उसके पांव अचानक ही थम गए। उसकी ननद कह रही थी, मीना भाभी तो दिमाग से पैदल है, जरा सा उनके आगे रो दो, अपनी गरीबी का बखान कर दो, वह द्रवित होकर अपने पैसे उस पर न्यौछावर कर देती है। तभी देवर बीच में बोल पड़ा, मीना भाभी को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वह बहुत ही भावुक हैं और भावुक लोगों को मूर्ख बनाना बहुत ही आसान होता है। देवर जाने क्या क्या कहता, इतने में मीना बरामदे से होती हुई अपने बेडरूम में चली गई। उसे इस बात का दुख था कि उसके अपने ही लोग उसके बारे में कैसी सस्ती सोच रखते हैं। क्या ये लोग मुझे इस्तेमाल करते हैं? मुझे उदार व सहृदय व्यक्ति ना मानकर एक मूर्ख व्यक्ति मानते हैं। मैं तो इन सब की मदद करती हूँ अपना समझकर, और ये लोग तो मुझे बुद्धू समझते हैं और अपना मुझे तो मानते ही नहीं हैं। मीना ये सब सोच ही रही थी, तभी उसके पति हरि आ गए और उन्होंने मीना का उतरा हुआ चेहरा देखकर सवाल कर दिया, क्या बात है, आज कुछ मायूसी लग रही हो? तुम्हारे भाई बहनों की सोच पर हैरान हूँ, दुखी हूँ और हताश हूँ। मैं तो यह सोचकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करती रहती हूँ, उन पर पैसे खर्च करती रहती हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन नहीं,
ये बच्चे इस काबिल नहीं हैं। इनके प्रति किसी की हमदर्दी, सहानुभूति, उदारता उसकी मूर्खता लगती है। हरी हल्के से मुस्कुराया, फिर कहने लगे, यही दुनिया है। तुम व्यर्थ में ही चिंता में हो। अपने ही लोग तो व्यक्ति को लूटते हैं, उसकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसे मूर्ख बनाते हैं। स्वयं को बदलो। तुम्हारे पास तो जो भी आकर अपना दुखड़ा सुना डालता है, तुम उसे सच ही मान बैठती हो। सच व झूठ में फ़र्क करना सीखो और कभी भी किसी की मदद करने से पहले यह देखा करो कि क्या वह व्यक्ति उसका पात्र है। मेरे भाई बहन दोनों ही तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं और तुम्हारी उदारता का अनुचित लाभ उठाते हैं। संभलो और स्वयं को बदलो। हरि की बातों ने राधा को बदला ही नहीं, बल्कि यह सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि उदार और दयालु प्रवृत्ति का होना एक हद तक ही सही होता है और इन भावनाओं की कदर हर कोई नहीं करता है। राधा बदल गई, उसकी सोच बदल गई, उसकी भावनाएं भी बदल गई। वह अगले पल ही हल्की भी हो गई। मनोवैज्ञानिकों का इस विषय में कहना है कि जब आदमी सबके ही प्रति उदार व दयालु प्रवृत्ति का हो जाता है, तब लोग उसे कोई मसीहा ना मानकर बुद्धू या सीधा साधा आदमी मानने लगते हैं। गलती से भी वह ऐसे व्यक्ति को चतुर, चालाक या समझदार व्यक्ति नहीं मानते हैं। मैं भी इन विचारों से सहमत हूँ, क्योंकि मैं बचपन से यही देखता आ रहा हूँ कि समाज में जो लोग सबका भला चाहते हैं, सबके प्रति अच्छी सोच रखते हैं, लोग उन्हें बावला या अनाड़ी या पागल ही कहा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरा एक संदेश है कि वे अपने आप को रोकें और सुपात्र को ही अपना सहयोग दें। अगर दोस्तों आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।